Today we'll continue and finish our topic center of mass. हम center of mass जो कर रहे थे उसको आज कंटिन्यू करते हैं और फिनिश करते हैं. इसके बाद में जो आपको असाइनमेंट दूंगा, शीट दूंगा, वह आपको फिनिश करनी. आज खास मैं आखिरी के दो आर्टिकल जो कराऊंगा. सबसे पहले तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द सेकेंड टॉपिक वुड बी नेगेटिव मास सिस्टम. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. देखिए, we have got any mass system. It may be linear, it may be planar, it may be 3D. किसी भी तरह का मास सिस्टम है यह. This is mass mi and its position vector is r. And this is our reference coordinate axis. यह रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस है. एक्स वाई प्लेन में यह कोई रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस है. पॉइंट ओ इज द रेफरेंस फ्रेम. अब हमने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखा है, एंड दैट इज position vector of center of mass is summation of mi ri upon summation of mi. This is the generalized expression that we had already wrote there. Now, if this position vector is written with respect to some stationary reference frame. यह जब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो हम कहते हैं द रेफरेंस फ्रेम इज स्टेशनरी, इट्स नॉट मूविंग. नाउ यदि हम पूरे मास सिस्टम को किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम से मूव करें, से ऑब्जर्व करें जो रेफरेंस फ्रेम स्वयं मूव कर रहा, द रेफरेंस फ्रेम इज नॉट स्टेशनरी. फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ओ, यह पॉइंट ओ स्टेशनरी नहीं हो, मूव कर रहा. जैसे एग्जांपल, हम स्वयं ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन आगे बढ़ रही है और हम वहां किसी मास सिस्टम को देख रहे हैं. इन दैट केस वी आर द रेफरेंस फ्रेम, वी आर द ऑब्जर्वर एंड वी आर मूविंग along with the train. In this situation, we used to say that the reference frame is not stationary, it's a moving reference frame. हम कहते हैं, if all the position vectors are taken, if all the position vectors are measured with respect to any moving reference frame O, if point O, if reference frame O is moving, if reference frame O is moving, in that case I may rewrite this expression in this manner. मैं जो reference frame है उसको किस तरह से लिखता हूं. देखिए, we used to say, यदि ri लिखा हुआ है इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, और यदि ऊपर O लिख दिया जाए इस तरह से, इट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू O. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू O. यदि RCM लिखा है, इट मींस पोजीशन ऊपर O इस तरह से लिख दिया जाए. नाउ वी रीड इट एज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास
with respect to O. We always write it in this manner. हम यह कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to O is summation of mi into ri with respect to O upon summation of mi. This is position vector of ith particle with respect to O. This position vector of center of mass with respect to O. जो यह एक्सप्रेशन है, हमने इसी एक्सप्रेशन को जो ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में लिखा था उसे अब हमने किसी भी रैंडम रेफरेंस फ्रेम O के रेस्पेक्ट में लिख दिया। अब हम एक बात और बताते हैं। प्रॉब्लम्स में जब रेफरेंस फ्रेम की बात चलेगी, कोई मूविंग सिस्टम होएगा, तो उस मूविंग सिस्टम में हम कोई रैंडम रेफरेंस फ्रेम O लेने के बजाय हम काम हमेशा करेंगे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट। जब हमें रेफरेंस फ्रेम ही लेना है तो हम कहेंगे इफ O इज सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास को ही रेफरेंस बना देते हैं। अब यदि O सेंटर ऑफ मास है, इन दैट केस दिस एक्सप्रेशन वुड बी रिटन इन दिस मैनर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, O की जगह सेंटर ऑफ मास हो गया, इज इक्वल टू mi ri cm अपॉन समेशन ऑफ mi। हम यदि पॉइंट O को कोई रैंडम पॉइंट लेने के बजाय हम रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास ही ले लें और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही हम पूरे मास सिस्टम को यदि ऑब्जर्व करें, देन दिस इक्वेशन में बी रिटन इन दिस मैनर। बट ऑब्जर्व हियर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यदि अपने आप को ही देखे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज जीरो। मैं यदि अपने आप को ही देखता हूं तो मेरा पोजीशन वेक्टर मेरे ही रेस्पेक्ट में हमेशा जीरो। This is zero. And 0 into summation of mi. 0 into summation of mi is 0. Hence, summation of mi ri with respect to center of mass is always 0. A very important expression. A very important expression. Summation of mi ri with respect to center of mass is 0. यदि हम सारे पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखें, सारे पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखें और फिर समेशन ऑफ mi ri करें, then that total is always equal to 0. Summation of mi ri with respect to center of mass is always 0. Now this is an important expression. कई सारे प्रॉब्लम्स हम इसी एक्सप्रेशन पर करेंगे। अब देखिए, मैं यह जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, आई डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करता हूं एंड आई डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं। डी बाय डी टी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डी बाय डी टी ऑफ summation of mi ri upon summation of mi.
I differentiated the expression with respect to time. Now, d by dt of position vector of center of mass. This is velocity vector of center of mass. This is velocity vector of center of mass. This is equal to. Now, observe that summation of mi is a constant. If the summation of mi, if it is a constant, तो उसे डी बाई डी टी से बाहर रहना चाहिए. तो हम इसे लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ summation of mi ri whole upon summation of mi. I can always write it in this manner. मैं ऊपर लिखता हूं velocity of center of mass is equal to summation mi को मैं डिफरेंशियल से बाहर ले रहा हूं डी बाई डी टी ऑफ समेशन ऑफ एम आई आर अपॉन समेशन ऑफ एम आई. One can always write this expression in this manner. I had differentiated it. और फिर समेशन ऑफ एम आई को मैंने बाहर ले लिया. अब what do this term means? d by dt of summation of mi ri मीन्स हमें कुछ ऐड करना है और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है. हम कहते हैं इस जगह पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले डिफरेंशिएट कर दें समेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई. पहले हमने डिफरेंशिएट कर दिया और फिर ऐड कर दिया. आई कैन ऑलवेज डू इट इन दिस मैनर. एडिंग देन डिफरेंशिएटिंग. इंस्टेड फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग देन एडिंग. ध्यान रहे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं. डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस बी कैन बी रिटन एज डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी. ए और बी को पहले ऐड करें और फिर डिफरेंशिएट करें. इसके बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ए को डिफरेंशिएट कर दिया, बी को डिफरेंशिएट कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया. मैं यही प्रॉपर्टी इस जगह पर अप्लाई कर रहा हूं कि पहले ऐड करा फिर डिफरेंशिएट करा. इसके बजाय पहले डिफरेंशिएट कर दिया फिर ऐड कर दिया. इट्स ऑल सेम. अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई इज अ कांस्टेंट. तो एम आई बाहर आ गया और इधर बचा रह गया डी बाई डी टी ऑफ आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई. What is d by dt of Ri? It's Vi, velocity of center of mass, or velocity of ith particle. It's a summation of mi Vi upon summation of mi. I can always write this expression up. What do this expression means? If each particle or any particle starts moving, इस मास सिस्टम में यह ith पार्टिकल यदि मूव करने लगे और इस ith पार्टिकल के साथ साथ बाकी सारे पार्टिकल्स भी मूव करने लगे, सिस्टम में हर एक पार्टिकल मूव कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा. एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब वंस अगेन हियर दिस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज रिटन. जब हम इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, दिस एक्सप्रेशन इज रिटन with respect to some stationary reference frame, or this is written with respect to some ground reference frame. यदि हम स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम के बजाय कोई मूविंग रेफरेंस फ्रेम
या कोई रैंडम रेफरेंस फ्रेम ओ के रेस्पेक्ट में पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करें, तो इसी एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिख सकते हैं इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस फ्रेम ओ इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi vi with respect to o upon summation of mi. This is velocity of center of mass with respect to o. It's given by mi vi with respect to o upon mi. Here what is vio? vi means velocity of ith particle. vi का मतलब होता है velocity of ith, और vio का मतलब होता है जब ऊपर o इस तरह से लिख दिया जाए, it means o is the reference frame, velocity of ith particle with respect to reference frame o. In this manner we get velocity of center of mass with respect to o. अब once again हम प्रॉब्लम्स जब करेंगे तो हम कोई रैंडम रेफरेंस फ्रेम ओ चूज करने के बजाय विल चूज सेंटर ऑफ मास एज अ रेफरेंस फ्रेम। हम कोई रैंडम पॉइंट ओ को रेफरेंस बनाने के बजाय सेंटर ऑफ मास को ही रेफरेंस फ्रेम बनाएंगे। इफ ओ इज सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ओ हम कोई रैंडम पॉइंट लेने के बजाय पॉइंट ओ यदि हम सेंटर ऑफ मास ले लें, तो इस एक्सप्रेशन को फिर हम इस तरह से लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to center of mass is summation of mi vi with respect to center of mass upon summation of mi. Now what is velocity of center of mass with respect to center of mass? Velocity of center of mass with respect to center of mass is 0. यदि सेंटर ऑफ मास अपने आप को ही देख रहा है तो उसकी कुछ भी वेलोसिटी हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के ही रेस्पेक्ट में, मेरी वेलोसिटी मेरे ही रेस्पेक्ट में, इट्स ऑलवेज 0. समेशन ऑफ एम आई ऊपर चला गया, 0 इंटू समेशन ऑफ एम आई 0 ही रहेगा, एंड आई वी से समेशन ऑफ एम आई वी आई with respect to center of mass is always 0. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के ही रेस्पेक्ट में हमेशा 0 होती है. समेशन ऑफ एम आई वी आई विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हमने सारी पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखी और फिर समेशन ऑफ एम आई वी आई कर दिया. दैट समेशन ऑफ एम आई वी आई सी एम इज ऑलवेज 0, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. इस बात को थॉरोली नोट डाउन कीजिए. मैं इसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन लिखवाऊंगा. नोट इट डाउन. इन द सिमिलर मैनर, इन ऑर्डर टू राइट एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करूंगा इसी तरीके से. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए यह एक्सप्रेशन हमें लिखा हुआ दिख रहा है. मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूंगा. पहले मैं इधर लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई. And now I differentiate this expression. मैं सेंटर ऑफ मास के लिए यह जो एक्सप्रेशन आया है इसे डिफरेंशिएट करता हूं. डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डी बाय डी टी ऑफ summation of MIVI upon summation of MI. मैंने velocity of center of mass के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया. Now rate of change of velocity is acceleration. d by dt of
velocity of center of mass is acceleration of center of mass, and this is equal to d by dt of mi vi upon summation of mi. इस जगह पर मैं समेशन ऑफ mi जो कि कांस्टेंट है वह बाहर निकाल दिया और इधर रह गया d बाय dt ऑफ समेशन ऑफ mi vi. अब once again वही कंसेप्ट d by dt of summation mi vi. It means that first we are adding the quantities and then we are differentiating. We can always do it in this manner. First we may differentiate each quantity and then we may add. मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखता हूं इस तरह से, समेशन ऑफ d by dt ऑफ mi vi upon summation of mi. अब d by dt of mi vi, mi is a constant, इसे डिफरेंशियल के बाहर लिख देंगे तो अब यह एक्सप्रेशन इट वुड रिड्यूस टू समेशन ऑफ mi into d by dt of vi upon summation of mi. d by dt of vi is ai, acceleration of ith particle, and a similar expression, acceleration center of mass is summation of mi ai upon summation of mi. This is the acceleration of center of mass, a generalized expression. This expression is written with respect to any stationary reference frame or ground reference frame. As I told you कि हम पूरे सिस्टम को जब ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रेफरेंस फ्रेम हमेशा स्टेशनरी हो, रेफरेंस फ्रेम हमेशा ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम. We may take any random moving reference frame O. हम कोई सा भी रैंडम मूविंग रेफरेंस फ्रेम O ले सकते हैं. ऐसी कंडीशन में इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख, acceleration of center of mass with respect to O is summation of mi ai with respect to O upon summation of mi. अब इस जगह पर वंस अगेन वही लॉजिक कि हम किसी भी रैंडम रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्यों काम करें. वी शुड वर्क इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली. हमें यदि कोई रेफरेंस फ्रेम ही लेना है तो क्यों ना वह रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास ही ले लिया जाए. इफ O is center of mass, in that case O को सेंटर ऑफ मास ले लेने से इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाइड और इजी हो जाती है, जिसको सॉल्व करना, जिसको एनालाइज करना काफी आसान हो जाएगा. समेशन ऑफ mi ai with respect to center of mass upon summation of mi, the acceleration of center of mass with respect to center of mass. But once again the same logic, acceleration of center of mass with respect to center of mass. सेंटर ऑफ मास जब अपने आप को ही देखेगा तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा जीरो होगा. समेशन ऑफ mi ऊपर जाकर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा एंड वन कैन ऑलवेज राइट समेशन ऑफ mi ai with respect to center of mass is always zero. A similar concept, similar expression. आप एक बात देखें, सेंटर ऑफ मास के मोशन के लिए जब हमने इक्वेशन लिखी है तो यह सारी इक्वेशन लगभग एनालॉगस, एक जैसी रही है. जैसे हमने x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए लिखा था, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए लिखा था,
z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए लिखा। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ वैसी ही इक्वेशन दिख रही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ वैसी ही इक्वेशन दिख रही है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ वैसी ही इक्वेशन दिख रही है। Summation of mi/ri with respect to center of mass is 0. Summation of mi/vi with respect to center of mass is 0. Summation of mi/ai with respect to center of mass is 0. यदि हम सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस बना दे तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट से देखने पर समेशन ऑफ mi/ri भी 0 होगा, समेशन ऑफ mi/vi भी 0 होगा और समेशन ऑफ mi/ai भी 0 होगा। इन सभी इक्वेशंस को ध्यान से लिखें। We will come across with numerical problems with the application of this equation. सबसे पहले यह मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखने के बाद अब मैं आपको समझाऊंगा नेगेटिव मास सिस्टम के बारे में। पहले इसे नोट डाउन कीजिए।